बात करते हैं एक अहम खबर की जो लगातार कई दिनों से चर्चा में है और कल लोकसभा में 12 घंटे जो है वो चर्चा हुई और आज राज्यसभा में चर्चा का दौर लगातार जारी है। किरण रिजिजू जो है वो उसको लेकर पूरा जो है वो अपना कहा जाए कि वक्फ बिल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्या फायदे क्या नुकसान है वो बता रहे हैं। और इस रिजिजू ने इस बिल के बारे में कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी भी है और ये बिल अगर आपको ट्रिब्यूनल में जो है वो इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, जबकि ऐसे पहले नहीं था। आपको वक्फ बोर्ड से ही जो है वो इंसाफ की उम्मीद थी और अगर इंसाफ वहां नहीं मिला तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद, इस संशोधन के बाद जो है चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। लोकसभा में बिल पास हुआ, 288 मत 288 वोट जो है वो पक्ष में पड़े। उसके बाद बिल जो है लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में क्या ये बिल पास हो पाएगा, ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। देखना यही होगा कि चर्चा के बाद इसमें क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। कल का दिन भी बहुत ज्यादा रोचक रहा। कल के दिन बहुत चीजें जो है वो निकलकर सामने आए, उतार चढ़ाव निकलकर सामने आए। 12 घंटे की जो है वो चर्चा वक्फ संशोधन बिल पर हुई। क्या कुछ कल के दिन रहा, वो सारी चीजें जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। जिन सांसदों पर आए दिन आराम परस्त रहने का आरोप लगता है, एक बिल ने उन्हीं सांसदों के 12 बजा दिए। चेहरों का तो पता नहीं, लेकिन 2 अप्रैल को जब किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया तो सदन की घड़ी पर आधी रात के 12 बज गए। लंबे सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप से ये तो साफ दिखा कि संसद में आवाज दोनों तरफ से बुलंद थी, लेकिन सरकार और विपक्ष में से जीत तो किसी एक की ही होनी थी और यही हुआ। रात के लगभग 1 बजे ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। बुधवार 2 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया। वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक बिल है, जिसे केंद्रीय सरकार लागू करना चाहती है। अगस्त 2024 के मॉनसून सेशन में जब इसे पेश किया गया था तो भारी विरोध के चलते इस बिल को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया और कमेटी के विचार विमर्श के बाद इसे अब पहली बार सदन में पेश किया गया। बिल पेश करते हुए रिजिजू ने वहां बैठे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लोगों को और मुख्य रूप से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रिजिजू ने सदन में पूर्व यूपीए सरकार पर तो निशाना साधा ही, मगर साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं को अपने घर आने का इनविटेशन भी दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों आना चाहिए, आप लोग बताइए। मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूँ, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले कमान संभाली कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने। उन्होंने बिना किसी देरी के सरकार पर निशाना साधते हुए उन पर बिल के द्वारा संविधान को कमजोर करने के साथ साथ और भी कई आरोप लगाए। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया।
इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का समर्थन करते हुए इसके कुछ प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण दिया और विपक्ष पर माइनॉरिटीज को डराने का और भ्रम में डालने का आरोप भी लगाया। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। इस बीच सपा के अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर उनके पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह के जवाब ने संसद के माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। AIMIM सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया की गई, जहां उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए फाड़ दिया। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वक्फ बिल में होने वाले कुछ बदलावों की तरफ ध्यान देते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर पहले एक व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन अब वो रेवेन्यू या सिविल कोर्ट जैसे अन्य कोर्ट में भी अपील कर पाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब हाई कोर्ट में भी चुनौती देने की अनुमति है। पहले जहां कोई भी मस्जिद वाली जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी, वहीं अब बिना किसी के दान करे वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, भले ही उस जमीन पर मस्जिद ही क्यों ना हो। वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी, जो कि पहले संभव नहीं था। जितने वाद विवाद और उठापटक के बाद ये बिल लोकसभा में पास हुआ, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे राज्यसभा में आ सकती है, जहां बहुमत का आंकड़ा 118 का है, लेकिन एनडीए के पास कुल मिलाकर 113 सांसद हैं। अब देखना यह होगा कि ये बिल एक एक्ट में तब्दील हो पाता है या नहीं।